सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आजकल मैं फेसबुक और यूट्यूब पे अपनी सच्चाई डाल रही हूँ। जो मेरे साथ मेरे ससुराल वाले, खासकर रूमा बेरी जी, मेरे साथ अत्याचार करते आई हैं। मैं आज तक चुप थी, इसलिए नहीं कि मेरे में कुछ कमी थी। कमियाँ हर इंसान में होती है, पर ऐसी भी कोई ख़ास कमी नहीं थी कि मैं इनको कोर्ट अदालत ना ले जा सकती थी, लेकिन मैं ले जा सकती थी। लेकिन मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी, मेरी मम्मी और मेरी बहन, जो मुझे 12 सालों से टॉर्चर करते आई। मेरी सास रूमा बेरी, धमकी। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई क्यों सच्चाई डाल रही है ना, क्योंकि सच्चाई तो कड़वाहट होती है। वो लोग तक मुझे कॉल करके बोलते हैं कि भाई क्यों डाल रही है। मैं उनसे पूछूंगी आप कौन हो। जब मेरे साथ अत्याचार हो रहा था तब मैंने आप लोगों को कभी कॉल करके नहीं बोला, अपना दर्द किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या होता था। मैं सहती चली गई और जितना मैंने सहा ना, तुम लोगों की अगर बहनें और बेटियां होती ना तो अब तक तो मुकदमे कर करके 1 साल में ही तलाक लेके बैठी होती। अब आपका ये सवाल होगा कि अरे जब इतनी परेशान करती थी तो वो छोड़ देती ना अपने पति को। ठीक, आप लोगों का ही सवाल होगा, हर एक लड़की का ये होता है। मेरी कुछ फ्रेंड्स सर्किल में भी ये था कि जब ऐसी ख़ानदान मिला था तो छोड़ देती ना। पर मैंने शादी एक दाग लगाने के लिए नहीं करी थी अपने ऊपर। मैंने शादी करी थी कि मेरे घर में कोई एक ऐसा लड़का आ जाए जो मेरी मम्मी और मेरी बहन की जिम्मेदारी उठाए। जिम्मेदारी से मतलब ये नहीं होता कि वो उन पे पैसे खर्च करे। एक भागा दौड़ी, आना जाना, उन घर की जो और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको उठाने के लिए शादी करी थी। आप लोग मेरा फेसबुक में और यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, ये मेरा टाइटल है। और जो मेरे से नए व्यूवर्स जुड़े हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, वो मेरी यूट्यूब पे जा कर के ईशा बेरी के नाम से मुझे देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी स्टोरी स्टेप बाय डाल रखी है। मेरी ज़िंदगी का सच इतना लंबा है कि अगर मैं रोज़ 1 घंटा भी बोलूँ तो 1 साल लग जाएगा, लेकिन मैं 100 में से 50% बता रही हूँ। 50% इतना गंदा है जो मैं समाज के सामने नहीं बता सकती। जो मेरे साथ हुआ है, मैं गाली गलौज, अपशब्द, बदतमीजी, अपमान, वो मैं हर किसी के सामने नहीं बोल सकती। सिर्फ चुपचाप सहती रही। और बड़े जेठ जी तो अलग रहते थे, सामने कहने को तो अलग थे, मेरे सामने ये सीधे बनते हैं कि अरे ये क्यों डाल रही हो आप वीडियो। ठीक, जबकि सच इन्हें भी पता होगा कि इनकी माँ ने मुझे कितना दुखी करा है, इन सब ने मिलके मुझे। लेकिन मेरी अति इतनी रही कि तुम लोग मुझे तोड़ते चले गए। पहले घर से, फिर बाहर से, फिर पड़ोसियों से, सब जगह से हमला कराया, मेरे मायके पे, सब जगह। सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं अरोड़ा ख़ानदान की एक ऐसी जिम्मेदार बच्ची थी जो मेरे पापा मेरे को जिम्मेदारी दे गए थे, उस मकान की, उस बेचल के फंड के पैसों की, और हिमानी की शादी की, और बीमार माँ की। इन्होंने सोचा कि क्यों ना ईशा को इतना टॉर्चर किया जाए कि ये पागल हो जाए, और जब ये पागल हो जाएगी तो सेला कुई में इसे भर्ती करा दिया जाएगा और नाम लगा दिया जाएगा कि ये तो खुद पागल हो गई है। और जिन पड़ोसियों पे केस चल रहा है वहाँ भी ये शो कर देंगे कि ये पागल बहू थी, ये झूठे आरोप लगाती है और ये पागल है, ये रहा इसका सेला कोई का पर्चा। जबकि ये पर्चे तक बना लेते हैं। जैसे इन्होंने मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया, सेला कोई का भी बना लिया हुआ इन्होंने कि मैं पागल हूँ, क्योंकि उन पड़ोसियों को भी तो बचाना है इनको, जो जिनके साथ मेरा केस चल रहा है, दीप तिवारी जी के साथ और राजकुमार और पलटू, इनकी फैमिलियों के साथ। महिलाओं के तो नाम इन्होंने पहले ही कटवा दिए। मैंने आज मुकदमा डाला तो पहले ही जाके सिफारिश से इन्होंने महिलाओं के नाम कटवा दिए, जबकि इन पूरी लोगों ने मेरे पे हमले करे कई बार। और एक हमारी कॉलोनी का पत्रकार है, उसकी बीवी ने भी, उनकी बीवी भी थी शामिल। कोई बात नहीं, तुम यहाँ नाम कटवा सकते हो, तुम यहाँ सिफारिश लगा सकते हो, तुम यहाँ शरीफ बन सकते हो, उस ऊपर वाले की न्यायाधीश में के सामने वहाँ तुम शरीफ बनना। ठीक है, जहाँ पे एक एक चीज़ का हिसाब होगा, एक एक कर्मों का हिसाब होगा। यहाँ तो 10 गलतियाँ करी होगी तो 2 दिखाई जाती है जज को और 8 छुपा ली जाती है। वहाँ तुम 8 बताओगे ना तो वहाँ 10 ही गिनी जाएगी। ऊपर वाले की अदालत हमेशा खुली रहती है, और मुझे उस ऊपर वाले पे इतना विश्वास है कि वो तुम लोगों के साथ ऐसा करेगा कि जो आज तुम्हें मेरी बातें एक प्रवचन लगती होगी ना,
तो यही प्रवचन तुम देते फिरोगे लोगों को कि कर्मों की सज़ा क्या होती है और कर्मों का फल क्या होता है। तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया है ना, मैं चुपचाप सहती रही, सिर्फ यही तमाशा देखती रही कि भरो अपने पाप के घड़े, कितने भरोगे, भरते चले जाओ। जब फूटेगा तो वो फूटे हुए घड़े की खीर भी तुम ही खाओगे और जहर भी तुम पियोगे, उसमें से जो भी निकलेगा, क्योंकि जो तुम भर रहे हो ना वो वही मिलेगा। तुम अपने लिए अपने घड़े में विष भर रहे हो तो विष पियोगे, और खीर भरोगे तो खीर खाओगे। तुमने हर जगह से मुझे तोड़ा, तुम्हारी माँ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कितना मेरे पे अत्याचार करती थी, मुझे जलाने के लिए पेट्रोल तक डाल दिया था उसने। वो दिन मैं कभी नहीं भूलती, लेकिन मैं तो बच गई। तुम्हारे सारे षड्यंत्रों से मैं बच गई। पता क्यों? क्योंकि मेरे साथ महादेव है। मैं बचपन से महादेव की भक्त हूँ, बिल्केश्वर महादेव की। पूरा अपर रोड, पूरा बाजार जानता है, पूरा ललतारा पुल से लेकर जहाँ तक बिल्केश्वर महादेव है ना, वहाँ के जितने भी जानकार होंगे आप लोगों के, उनसे पूछ लेना कि मैं कैसे रोज़ मंदिर जाया करती थी। और जो गुरुद्वारा है ना ललतारा पुल में, वहाँ पे मैंने कई सालों तक सेवा दी है। मैं अपना पुण्य नहीं बताती, मैं घर से चुपचाप बिन बताए वहाँ सेवा में चली जाती थी। तो वहाँ उसके पीछे एक राज क्या खुलता था कि मैं धंधे पे जाती हूँ। मैं हरिद्वार वासियों से कहना चाहती हूँ, पूरे जितने भी हरिद्वार के होटल हैं, घर हैं, धर्मशालाएँ हैं, गेस्ट लॉज है, कोई मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएगा कि मैं किसके होटल में आई हूँ। चलो हरिद्वार तो छोड़ो, मैं पूरे उत्तराखंड की बात कर लेती हूँ। कोई बताएगा मैं किसके साथ धंधा करती थी? देखो, कॉलेज में जब साथ पढ़ते थे, लड़के भी थे, हमारे फ्रेंड ग्रुप था, ग्रुप सर्किल था, एक लव, अट्रैक्शन, प्यार, दोस्ती तो नॉर्मल है, ठीक है। जब हमारे पिताजी को लव मैरिज नहीं पसंद थी तो हम क्यों किसी की ज़िंदगी बर्बाद करते, झूठा वादा करके कि हम तुमसे शादी करेंगे। बोली मैं सबसे हूँ, कॉलेज में अच्छी मस्ती फुल लाइफ थी, पीरियड गोल नहीं करते थे। ये मेरे फ्रेंड सर्किल जो कॉलेज के हैं ना, वो भी सुन रहे होंगे, वो भी उनको पता लग रहा होगा कि हमारा ग्रुप कैसा था। हमारा ग्रुप एक जैसा ही था। हमने किसी लड़के की लाइफ बर्बाद नहीं करी, किसी और ने करी हो हमें नहीं पता, लेकिन मेरे ग्रुप में ऐसा कोई ना लड़कियां थी ना लड़के थे। हाँ, जुबान जोरी, हंसी मजाक, एक दूसरे की टांग खींचना, ये सब चलता था। एक दूसरे से चीज़ छीन के खाना, अगर एक समोसा एक ने लिया तो उससे आधा छीन के खा लिया, ये सब चलता था। लेकिन तुम लोग ये कहते हो कि मैं धंधा करती थी और अब मैं धंधा कराती हूँ। पहले मैं खुद करती थी और अब मैं कोठे की बाई, गंगूबाई बन गई, यही कहना चाहते हो ना। सड़क फिल्म की मैं महारानी बन गई। सड़क फिल्म की महारानी तुम्हारी माँ है, रूमा बेरी जी, ठीक है, जिसके कोठे पे मैंने कथकली नहीं करके दिखाया। आज तुम लोगों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अरे तुम लोग तो मेरे बाप की प्रॉपर्टी के पीछे, पैसे के पीछे लग गए। तुमने सोचा कि भाई तो है ही नहीं, एक छोटी बहन है, एक माँ बीमार है, वो भी इसके पक्ष में नहीं रहती, और ये भी, और ये तो गला दबा के जला के मार देगी, जैसे तुम्हारी माँ ने पेट्रोल डाल दिया था मेरे ऊपर। यही तो साजिश थी। और अगर मैं गलत थी, हमारे बड़े जेठ राहुल बेरी जी ने मुझे फ़ोन पे बोला कि तू भी करैक्टर की ख़राब थी। तो जब मैं करैक्टर की ख़राब थी तो क्यों आई तेरी माँ हमारे घर में रिश्ता लेके, क्यों आई थी? तुम लोगों को ना भू माफिया हो तुम। मेरे पापा 2010 में एक्सपायर हो गए थे 3 दिसंबर को, और तुम्हें भनक लग गई थी जिसके यहाँ तुम बैठते हो मार्केट में कि माल भी मिलेगा, लड़कियां भी 2 मिलेगी, धंधा भी तुम्हारा अच्छा चलेगा, सेक्स रैकेट का व्यापार भी अच्छा चलेगा, तेरी माँ का कोठा भी अच्छा चलेगा, और 2 लड़कियां हैं गुलाम बना के रखियो, घर में नौकर की तरह काम भी करेगी। और माँ तो पागल है, माँ को तो भेज देंगे हम सेला कोई। या माँ कितने दिन जी रही, क्योंकि माँ तो इसके पक्ष में नहीं रहती। मैं बताऊँ क्यों नहीं रहती? मैं बिन बताए ना घर से गुरुद्वारे चली जाती थी, क्योंकि मैं अपनी नेकी किसी को नहीं बताती थी, लेकिन आज मुझे बतानी पड़ रही है
क्योंकि इसका पुण्य ख़त्म हो जाता है इसलिए। और मैं बिल्केशव भी जाती थी। मेरी माँ ऐसी बावली थी कि वो मेरे पीछे 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 घूमती थी। बाज़ार वालों को पता है, वो मेरे को गंद बकती रहती थी पूरी ज़िंदगी, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। और एक मेरी रानीपुर मोड़ जो है, बड़ा रानीपुर मोड़, वहाँ मेरी एक मौसी रहती है। मार्केट जानता है वो कौन सी मौसी की बात कर रही हूँ। एक उसने इतना मुझे बदनाम कर दिया था कि ये तो धंधा करती है, ये तो होटलों में जाती है। मैं बताती हूँ ना कैसे होटलों में जाती हूँ, मैं बताऊँगी ना आगे। मेरी एक हल्द्वानी वाली मौसी है, वो हर महीने अलवर वाले दरबार में आते हैं। वो हमारे को शुरू से क्या गुलाम समझते थे, नौकर। लेकिन हमने तो सोचा हमारी मौसी हैं, मौसा हैं, कोई बात नहीं। वो ये कहते थे कि सुबह 4-5 बजे एक टोकन नंबर वहाँ मिलता है, वहाँ से ले आया कर और साहनी होटल में दे दिया कर। मैंने वहाँ से 3:30 बजे, कभी 2 बजे मम्मी के साथ जाके, या मैं कभी अकेली गई हूँ रिक्शा करके, 3:30 बजे 4 बजे जा कर के मैं वहाँ से लाइन में लग के इनका टोकन लेती थी और साहनी होटल में दे देती थी। और ये हल्द्वानी से सुबह 10-11 बजे आ जाते थे, तो वहाँ से साहनी होटल से ये अपना टोकन उठाते थे और महाराज जी के दर्शन कर लेते थे। इनके लिए तो सुविधा बहुत अच्छी होती थी। लेकिन उसी दौरान जब मैं 3-4 बजे उस होटल मैनेजर को मैं वहाँ पे टोकन नंबर दे करके जब होटल से बाहर निकलती थी, तो आने जाने वाले लोकल लोग मुझे देखते थे, अरे 3 बजे यहाँ, 3:30 बजे यहाँ, 4 बजे यहाँ होटल में। उसकी जो सोच होती थी ना कि इतने बजे अर्ली मॉर्निंग ये लड़की इस होटल से निकल रही है, तो इसका मतलब रात एक दलाल के साथ गुजारी होगी इसने। और वो जिस व्यक्ति ने देख लिया, वो सीधा क्या करते थे, मेरे मौसा जी को बता देते थे। वो मेरे एक मौसा जी थे जो अब दुनिया में नहीं है, पवन मल्होत्रा जी, कि अरे वो अरोड़ा की लड़की है ना, वो तो होटल में से निकलती है, वो तो धंधा करती है। और वही मौसी जो कहते हैं कि मौसी एक इज्जत होती है बेटियों की, एक माँ जो मेरी माँ है ना, उस माँ की भी इज्जत होती है कि नहीं ये भी मेरी बेटी है। लेकिन उस मौसी ने तो ढिंडोरा पिट दिया, तो धंधा करती है, तो धंधा करती है। और आज ही वो, उनको भी रानीपुर मोड़ में सब जानते होंगे कि वो भी क्या व्यापार करते हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम लोगों ने मेरी इतनी आत्मा दुखाई है, तो आज तक तुम्हारे एक बेटे की शादी तक नहीं हुई। तुम्हारी बेटी तलाक लेके घर पे आके बैठ गई। मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि तुम लोगों ने मेरे को जीने नहीं दिया। एक तुमने शुरू से मुझे कि मैं धंधा करती हूँ, और एक मेरी माँ ने। और मुझे ये समझ नहीं आता, मैं धंधा करती थी तो मेरी सास रुमा बेरी मुझे क्यों ले गई? तुम तो शरीफ खानदान के हो, समझ आया मिस्टर राहुल बेरी जी? चैलेंज करती हूँ मैं, चैलेंज, ठीक है? तुम लोग, जब मेरा रिश्ता हुआ, तुम्हारी माँ शादी में भी नहीं आना चाह रही थी, ठीक है? शादी से 2 दिन पहले तुम लोगों ने मेरे घर में पुलिस भेज दी। तुम्हारा तो निशाना तब से ही था जब मेरे पापा एक्सपायर हुए और तुम लोगों को ये पता लग गया था कि प्रॉपर्टी अच्छी खासी है इसके पास और पैसा भी। लेकिन ये लड़की कभी तुम्हारे ख़ानदान में शादी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। क्योंकि एक तो ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये तो 80% ही संत बन चुकी है। और दूसरा, अगर ये शादी करेगी तो तुम्हारे घर में नहीं करेगी। तुम्हारा तो पूरा दूर दूर तक छाप है तुम लोगों की, तुम क्या चीज़ हो, एक मुझे तो नहीं पता लगी। लेकिन तुमने क्या सोचा कि चलो प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, डिवोर्स भी लेंगे। वही पहली वाली जो बात अभी आपको बताई है, तुमने फटाफट रिश्ता घुमाया और ले गए मुझे ब्याह के। लेकिन तुम्हारी चाल 2010 से ही चालू हो गई थी, मुझे भूमाफियों से तंग करवाना कि ये परेशान होएगी तभी तो अपनी माँ का मोह छोड़ेगी। क्योंकि मेरी माँ के ऊपर तो पूरी जिम्मेदारी थी, चाहे वो मेरी माँ पागल थी, बेवकूफ़ थी, हमें प्यार नहीं करा, लड़ाकी थी, बदतमीज़ थी, पर तेरी माँ की तरह चालाक नहीं थी। समझ गए? तुम्हारी माँ की तरह ना चालाक नहीं थी वो। लेकिन तुमने मेरे पिता के जाने के बाद भूमाफिया लगा दिए। सारे लड़के मुझे तंग करने लगे, कभी पुलिस, कभी कुछ, कभी पुलिस भेजने लग गए। तुम मेरे घर में समझ नहीं आया, पुलिस भी तुम्हारी, भूमाफिया भी तुम्हारे, वो जितने भी मोहल्ले में लड़के हैं लड़ने वाले
ठीक है। जिस भोले ने मेरा गला दबाया, धीरज ने बदतमीजी करी, सत्यम ने करी, कितने लड़के हैं वहाँ पर, बहुत लड़के। मेरे साथ कौन नहीं करता था वहाँ, तुम लोगों के तो थे वो। तुम सबका जाल बिछा हुआ था। तुमने कहा इस लड़की को तंग करो, जब ये लड़की तंग होएगी तो मजबूरी में शादी करेगी। तो वही बात सच निकली। मैं इतनी परेशान हो गई थी इन लड़कों से, तो जैसे ही मेरी शादी का रिश्ता आया मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैं कहा चलो कोई तो जेंट्स आएगा मेरे सर पे। लेकिन शादी हो गई, तुम्हारा मकसद पूरा हो गया। और अब जब मकसद पूरा हो गया, ब्याह के लिए आए, और शादी से 2 दिन पहले तुम्हें 2-3 दिन पहले तुम्हारी माँ को ये पता लगा कि अरे ये लड़की धंधे वाली नहीं है। एक बार बताओ, मैं धंधे वाली हूँ, तुम्हारी माँ भी धंधे वाली है, तो तुम्हारी माँ को तो खुश होना चाहिए। एक धंधे वाली को धंधे वाली मिल रही है, काम जरा बढ़िया चलेगा। लेकिन वो शादी में नहीं आ रही थी। पुराना जानबूझ के पुराना सा सूट पहन लिया, सारी वीडियो है मुझे, ठीक है। तुम्हारी माँ तो खुद कहती थी ये शादी मुझे पसंद ही नहीं थी। पता क्यों नहीं पसंद थी? एक तो उनको दहेज नहीं दिया मैंने, ज़्यादा गाड़ी नहीं दी, और दूसरा उन्हें शादी से 3 दिन पहले ये पता लग गया था, जब शादी के कार्ड तुम लोगों ने बांट दिए थे, कि अरे ये इस लड़की से शादी हो रही है। ये पता कौन है? ये मानवाधिकार की जिला उपाध्यक्ष है, ठीक है। तुम लोगों को पता लग गया था, और ये भी पता लग गया था कि ये इंसाफ की नारी है, इनने बहुत लोगों को इंसाफ दिलाया है, ये हमेशा सच पे टिकी रहती है। तुम इसे भी आगे ले जा रहे हो अपने घर पे, तुम्हारा कोठा बंद करा देगी ये। तुम्हारी माँ को तो पता लग गया। तुम्हारी माँ ने तो कबूला था कि मैं तो लाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन ये तो ऊपर वाले ने संजोग लिखा और मैं तुम्हारे घर में आ गई कि तुम्हारा ये राज मैं सबको बताऊं। इसलिए भगवान ने मुझे डाला। तुम लोग जो हंस रहे हो ना, ये मेरे कर्म है कि मैं तुम जैसों को भोग रही हूँ। ये भी कर्म है कि तुम लोगों ने मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग, मारण क्रिया, मौलवियों से और कामाख्या जा करके, खाने में शमशान की राख दे करके मुझे पूरा टोटल पागल करने की कोशिश करी तुमने, कि मैं अपने कपड़े फाड़ के नंगी होके बाहर रोड पे निकल जाऊं और तुम मुझे साबित कर दो देखो बहू पागल हो गई। और जब पागल हो जाएगी तो इसके साइन वैलिड नहीं होंगे, पिता की संपत्ति पे भी नहीं होनेंगे, जो ये गंगा विहार का मकान है इस पे भी नहीं होनेंगे, और जो देहरादून वाला है उस पर भी नहीं होनेंगे। तो पागल हो गई है। आज काका जी दुनिया से चले जाए तो तुम तो मुझे पागल करके पालखाने डाल दोगे सेला कोई। भैया तुम्हारी तो बड़े बड़े नेताओं, मंत्री, संतरी, तुम्ही ने तो बताया था तुम्हारी बहुत पहुँच है, तुम तो बहुत कुछ लिखवा सकते हो, मुझे पागल घोषित कर सकते हो, मुझे अपाइज घोषित कर सकते हो। कागज ही तो है, सब बन जाते हैं बेरी साहब। आप ही ने तो बोला था कि जिनकी पावर होती है तो कलम लिखवाने में देर नहीं लगती। अपने बोले हुए सब बोल जाते हो आप लोग। तुम्हारी माँ भी बोलती थी, मुझसे मत उलझियो, मेरे पास औरतें भी बदमाश है ज्वालापुर की। मुझे बहुत डराया तुम लोगों ने, मुझे डरा डरा के मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, और प्रैक्टिकल भी दिखाए। पड़ोसियों से हमले करवाए, कपड़े फड़वाए, मिसकैरेज तक करा दिया मेरा, ठीक है। और ऊपर से अब तुम शरीफ बन रहे हो। मैं चुप थी कि चलो तुम लोग मेरी माँ को ना नुकसान पहुँचा दो, तुम लोग मेरी बहन को ना नुकसान पहुँचा दो। मुझे पहुँचा रहे हो, मैं सह लूँगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन फिर भी पीछे रह गए ना, क्योंकि तुम मेरे ऊपर सारे हथकंडे, हर चीज़ आजमाई, हर जगह से मेरे रास्ते बंद करे। कैसे रास्ते बंद करे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। धन्यवाद।